चलो, तो हम लोग कल डिफ्लेक्शन का केस देख रहे थे। तो डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर में आता है ज्यादातर। तो मैं बताया था, तो याद रखना है इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये हम लोग पढ़ रहे थे, वर्टिकल से देख रहे थे। तो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि ये कॉमन पॉइंट है, यहां से 2 स्ट्रिंग है, जैसे आप लोग बचपन में भी खेलते थे, 2 स्ट्रिंग है, मान लेते हैं अभी चार्ज नहीं दिया गया है, ऐसे एक स्फीयर है और एक ऐसे स्फीयर है, जो भी है आइडेंटिकल अभी मान के चलिए। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया गया है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। अगर इस पे चार्ज नहीं दिया रहेगा तो केवल mg फोर्स इस पे लगेगा और टेंशन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन दोनों पर अगर चार्ज दे देंगे प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये वाला इस पे इधर लगाएगा और ये वाला इस पे इधर लगाएगा। तो ये रिपल्सिव जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके कारण ये क्या होगा, ये इधर जाएगा और mg जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, है ना, नीचे की तरफ mg लगेगा। तो ये नीचे की तरफ लगेगा, ये इधर लगेगा, तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा आपका, ये ऐसे केस हो जाएगा। यहाँ पर ये बॉडी एक आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी, और वर्टिकल के साथ इस पे इसका मास सेम है, चार्ज क्यू है, इसका भी मास सेम है और चार्ज क्यू है इस पे। तो वर्टिकल के साथ ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल क्या है, थीटा। कल ये केस देखे थे, कब, जब दोनों का मास सेम होगा तब। मैं बोला था मास अगर सेम रहेगा तो वर्टिकल के साथ ये वाला स्ट्रिंग जितना एंगल बनाएगा, वर्टिकल के साथ ये वाला स्ट्रिंग भी उतना ही एंगल बनाएगा। इसको अल्फा बोला था और इसको बीटा बोला था। तो अल्फा का भी वैल्यू थीटा होगा और बीटा का भी वैल्यू थीटा होगा। तो याद रखना है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आप जानते हैं, मैं कल बताया था, आप पहले से पढ़े भी हैं, कि 2 चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस से अगर सेपरेट करके रख दिया जाए, इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू है और इस पे भी प्लस क्यू है, तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, अगर मान लेते हैं 5 न्यूटन का, तो ये वाला भी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कितना, 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो अच्छा, एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहा हूं, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस Q1 है और यहाँ पर प्लस Q2 है। अब यहाँ पर अमाउंट सेम लिया था, यहाँ डिफरेंट लिया था। मान लेते हैं ये वाला इस पे इधर एफ डैश अमाउंट का फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं 6 न्यूटन का, तो ये वाला भी चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में 6 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब इस डायरेक्शन में एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट के फोर्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, कब, जब लाइक चार्जेज होंगे तब। मतलब चार्ज सेम हो या चार्ज डिफरेंट हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पर ये सेम अमाउंट के फोर्स लगाते हैं। तो ये तो क्या होगा, दोनों साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, इनिशियली इस पे भी mg इस पे भी mg, तो अगर दोनों का मास सेम होगा तब वर्टिकल के साथ ये वाला स्ट्रिंग जितना एंगल बनाएगा, वर्टिकल के साथ ये वाला भी उतना ही एंगल होगा। ओके, लेकिन इसीलिए मास पे डिपेंड कर जाएगा। अगर मास सेम होगा तभी ये इक्वल यहाँ पर एंगल बनाएंगे, मास डिफरेंट होगा तो यहाँ पर डिफरेंट एंगल हो जाएगा। तो उसका केस देखेंगे हम लोग, जो कल देखे थे वो ये वाला केस देखे थे, जब दोनों का मास सेम हो और चार्ज भी सेम हो तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। ये केस कल मैं बताया हूं। ओके, ये वाला केस हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस होता है कि 2 स्फीयर हैं, आइडेंटिकल स्फीयर हैं, और दोनों का मास आइडेंटिकल है, तो दोनों का मास सेम है, दोनों पर चार्ज प्लस क्यू दिया गया है। तो वर्टिकल के साथ ये वाला स्ट्रिंग अगर अल्फा बना रहा है, ये वाला बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। ये फर्स्ट केस होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो और आपके कंपटीशन में भी, नीट में भी पूछ दिया जाता है, ये अल्फा बीटा से, IIT जेई में भी पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी मिटा दूं, सेकंड केस देखते हैं।
अब चलो सेकेंड केस जो है, इसमें सेकेंड केस होता है कि आपका चार्ज डिफरेंट होगा और मास सेम होगा। तो याद भी है आपको, अभी बताया हूं कि अगर चार्ज इस पे मान लेते हैं प्लस Q1 है और इस पे क्या है प्लस Q2 है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, तो ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में अगर एफ अमाउंट का फोर्स लगाएगा तो ये वाला भी चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में एफ ही अमाउंट का फोर्स लगाता है। चार्ज अगर डिफरेंट भी हो तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि इक्वल अमाउंट के फोर्स लगाते हैं, अगर लाइक चार्जेज हों तो क्या होगा, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इक्वल अमाउंट के फोर्स से ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। मतलब चार्ज सेम भी हो चार्ज डिफरेंट भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वाला इस पे इधर अगर 7 न्यूटन लगाएगा तो ये वाला भी इस पे इधर 7 न्यूटन लगाएगा। चार्ज सेम हो मतलब इक्वल अमाउंट के लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे कब, जब लाइक चार्जेज होंगे तब। मतलब ये वाला केस है। अब मास दोनों का सेम है तो इस पे भी नीचे में mg लगेगा और इस पे भी क्या लगेगा नीचे में mg लगेगा। तो आपको ही पता है, और इस पे इधर टेंशन लगेगा और इधर बॉडी से दूर स्ट्रिंग के लॉन्ग टेंशन लगेगा, और ये बॉडी रेस्ट पर होगी, ये भी बॉडी रेस्ट पर आपकी होगी। तो वर्टिकल के साथ कह देता है ये अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा है, बीटा है। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन बताइए। इस केस में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। मतलब सबसे बड़ा चीज आपको आ रहा है कि अगर मास सेम हो तो वर्टिकल के साथ जो एंगल ये स्ट्रिंग बनाता है अल्फा और बीटा ये सेम होगा। मतलब मासी को बस चेक करना है, चार्ज को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, जो डिफ्लेक्शन होता है वर्टिकल के साथ, डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास होता है एम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास पे डिपेंड करता है। मास जिसका ज्यादा होगा, मास अगर सेम है तो डिफ्लेक्शन सेम होगा। अभी जो दोनों केस डिस्कस किए हैं तो मास सेम है मतलब डिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। एक में चार्ज सेम रखे थे, एक में चार्ज डिफरेंट रखे हैं, तो इधर का कोई लेना देना नहीं है, मास पे डिपेंड कर रहा है। मास अगर सेम है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा वर्टिकल के साथ सेम होगा। ओके, तो ये सेकेंड केस है, तो इसको मिटा दूं। और ये नीट में पूछा हुआ सेम ही क्वेश्चन है, मैं ऐसे थ्योरी के फॉर्म में बता दिया, और आईआईटी मेन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो ये क्लियर है। मतलब मास चेक करना है, अगर मास सेम होगा तो डिफ्लेक्शन सेम होगा। चार्ज डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में कि जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो इक्वल अमाउंट के लगाते हैं, और एक दूसरे पर अगर लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल करेंगे। मतलब इधर से तो लेना देना नहीं, ये बस इनको इधर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन mg इसको नीचे की तरफ पकड़ के रखेगा। तो थोड़ा सा ये टिल्ड हो जाएगा, तो वर्टिकल के साथ ये अल्फा बना रहा है, ये बीटा। अगर मास दोनों का सेम होगा तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 5 डिग्री होगा तो ये भी 5 डिग्री होगा। कब, जब दोनों का मास सेम होगा तब। चार्ज डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ये सेकंड केस है, इसको मैं मिटा दूं। मतलब डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, है ना। आप लोग को ऑफलाइन पढ़ाता था बहुत अच्छे से, लेकिन यहां भी देखिए। चलो, तो थर्ड केस देखते हैं। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, आपको चार्ज सेम ले रहा हूं, मास डिफरेंट ले रहा हूं। तो याद रखना है पहले कंसेप्ट जो है, डिफ्लेक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, मास होता है, मास ऑफ द बॉडी होता है। मास जिसका ज्यादा, डिफ्लेक्शन वर्टिकल के साथ उसका कम होगा। ऐसे भी देखिए, जिसका मास ज्यादा होगा mg नीचे ज्यादा लगेगा, और ये वाला इधर फोर्स भी लगाएंगे तो वर्टिकल से थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मास जिसका मास ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम, और जिसका मास कम उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जैसे थर्ड केस देखते हैं, इसमें क्या कर रहा हूं मैं,
चार्ज सेम ले रहा हूं, चार्ज सेम, और इस पे क्यू चार्ज और आइडेंटिकल स्फीयर है, और इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और यहां लिख दे रहा हूं कि m1 ग्रेटर देन m2 है। मतलब ये 5 kg का है तो ये 2 kg का होगा। तो ये देखो चार्ज, तो ये वाला इस पे इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लगाएगा, तो ये वाला भी इस पे इस डायरेक्शन में F अमाउंट का फोर्स लगाएगा। ये आपका वर्टिकल है। ओके, तो देखो यहाँ m1 है तो नीचे में क्या लगेगा, m1g लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, न्यूटन लॉ में पढ़े हैं, और नीचे में इस पे भी लगेगा ये m2g लगेगा। ओके, लेकिन अभी पढ़े हैं जिसका मास ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन वर्टिकल के साथ कम होगा, तो मास m1 का ज्यादा है, मतलब ये अल्फा अगर दिया रहेगा और ये बीटा दिया रहेगा, तो मास इसका ज्यादा है m1 का, तो अल्फा का वैल्यू अगर 5 डिग्री होगा तो इसका ज्यादा होगा 15 डिग्री 20 डिग्री। कहने का मतलब मास जिसका ज्यादा होगा है ना, वो कम वर्टिकल से डिफ्लेक्ट होगा, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा फेंकाएगा इधर, मतलब वर्टिकल के साथ उसका एंगल ज्यादा बनेगा। मतलब इस केस में बीटा ज्यादा होगा और अल्फा क्या होगा, कम होगा, मतलब बीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो वर्टिकल के साथ कम एंगल बनाएगा, जिसका मास कम है इधर ज्यादा फेंकाएगा आपको, है ना, क्योंकि एमजी का अमाउंट, एमजी ही तो लटका के रखा है ना उसको। ओके, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इक्वल अमाउंट के फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा इस केस में। मतलब सारा खेल मास का है, चार्ज का खेल नहीं है। चार्ज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सारा खेल मास का है, मास पे देखना है। डिफ्लेक्शन जो होगा वर्टिकल के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है। ये क्लियर है अब आप लोगों को? सौरभ ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। यस सर, ठीक है। ओके, अब चौथा केस देख लेते हैं, तब एक जगह आपको मेन पॉइंट बोल दूंगा, और जो मैं लैंग्वेज बोल भी रहा हूं उसको आप नोट भी करते रहिएगा, वहां पर वीडियो अपलोड कर दूंगा तब भी। चौथा केस है, इसमें क्या कर रहा हूं कि चार्ज डिफरेंट ले रहा हूं और मास भी डिफरेंट ले रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अच्छा, m1 ग्रेटर देन m2 है, ये दे दिया। इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है, आपको q2 है। ओके, और ये वर्टिकल है। ठीक है, ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है। चलो, तो अभी आप पढ़े हैं ये q1 है, ये q2 है, पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा जितने अमाउंट का, ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा उतने ही अमाउंट का। ये तो क्लियर है। मतलब चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इस डायरेक्शन में तो इक्वल अमाउंट के फोर्स लगेंगे एक दूसरे पर। ओके, अब बात रह गई नीचे की तरफ, तो इस पे लगेगा m1g और इस पे लगेगा नीचे की तरफ m2g। तो याद रखना इसमें m1 का मास ज्यादा है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, तो इसको नीचे की तरफ लटका के रखेगा, मतलब वर्टिकल के साथ ये जो अल्फा बनेगा वो कम बनेगा, जिसका मास कम है दूर फेंकाएगा, मतलब बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। मतलब तो यही मेन पॉइंट यही है, जो डिफ्लेक्शन होगा, मैं बना ही दिया इस क्वेश्चन को। डिफ्लेक्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास होता है ना, तो जिसका मास ज्यादा उसका वर्टिकल के साथ डिफ्लेक्शन का, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, बीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। मतलब सारा खेल किसका है, मास का है। क्या है, मास का है। तो ये चारों केस डिस्कस है, और चारों ये क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, आईआईटी में, और आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई ना कोई केस आ जाता है। तो इसमें याद रखना है चार्ज से लेना देना नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, मास से सब लेना देना है। वर्टिकल के साथ एंगल को चेक करने का, कि मास जिसका ज्यादा वो वर्टिकल के साथ कम एंगल बनाएगा, मास जिसका कम होगा वो इधर दूर ज्यादा फेंकाएगा, मतलब वर्टिकल के साथ उसका एंगल ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये सब क्लियर है चारों पॉइंट? मेन तो पॉइंट यही है, डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास होगा। अब मिटा दूं? यस सर।
तो ये डिफ्लेक्शन का केस है। अब आओ, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है आपको कूलम्स लॉ में, है ना। तो कूलम्स लॉ में आपको क्वेश्चन भी कम से कम 15-16 क्वेश्चन भी हुआ है अभी तक, वहां भी पढ़े हैं डिटेल में। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे। तो आज केवल सुनना है, थ्योरी टाइप का होगा, कल भी थोड़ा सा डिटेल में। परसों से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब अच्छे अच्छे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले जानिए। तो हेडलाइन पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जैसे आप लोग समझने के लिए, जैसे अर्थ है और ये यहाँ पर रखा है, छोड़ रहा हूं तो ये नीचे जा रहा है। कहने का मतलब अर्थ का यहाँ पर फील्ड है, फील्ड फोर्स लगाता है। अर्थ आ करके इस पेन पे फोर्स नहीं लगा रहा है, अर्थ का यहाँ पर फील्ड है, फील्ड फोर्स लगाता है। नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा। मतलब अर्थ का यहाँ पर फील्ड है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, और वो फील्ड फोर्स लगाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। और आगे ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते भी हैं, जी कैसे वैरी करता है हाइट के साथ, वो दूसरी बात है। मतलब अर्थ का यहाँ पर फील्ड है, फील्ड फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पे। ओके, अर्थ आ करके इस पेन पे तब फोर्स नहीं लगा रहा है। अर्थ का आदमी है, जैसे नेताजी लोग का देखिएगा, कहीं रहेंगे और हिंट दे देंगे ये काम एग्जीक्यूट कर देना है, उनके इलाके में है, फलाना आदमी गड़बड़ कर रहा है, तो वहां उसका आदमी प्रेजेंट है। ये आदमी गया नहीं वहां फिजिकली, ये आदमी यहाँ है, डायरेक्शन दिया, काम हो गया। मतलब उसके इलाके में आप गड़बड़ कर रहे हैं तो वो एक्ट कर दिया, मतलब उसका आदमी वहां पर प्रेजेंट है। तो यही दहशत होता है उन लोगों का भी इलाका में, है ना। तो वहां पर वो गए नहीं, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि फलाना आदमी काम करवाए हैं, लेकिन वो कहेगा हम तो वहां प्रेजेंट ही नहीं थे, है ना। ऐसा ही खेल फील्ड का है। अर्थ यहाँ पर आया नहीं है, आ करके पेन पे फोर्स नहीं लगा रहा है, अर्थ का यहाँ पर फील्ड है, फील्ड फोर्स लगाता है। वैसे ही चार्ज कहीं पर प्रेजेंट है, चार्ज के चारों तरफ उसका एक फील्ड होता है, और दिखाई नहीं देगा। 12th का जितना टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर दिखाई देने वाला चीज नहीं है, जैसे करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब महसूस करने वाला चीज है। तो अगर कहीं पे चार्ज है तो अगल बगल उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक उसका फील्ड होता है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि स्पेस सराउंडिंग, जो चार्ज के सराउंडिंग अगल बगल जो स्पेस होता है, उस चार्ज का वहां पर फील्ड होता है। उस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं, जैसे टेस्ट चार्ज के बारे में बताया था, किसी दूसरे चार्ज को उसके फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो यही कहा जाता है, फील्ड का डेफिनेशन भी बोला जाता है कि चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में किसी दूसरे चार्ज को रखने पर वो दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करे, है ना। तो उसको बोला जाता है कि इस चार्ज का वहां पर फील्ड फोर्स लगा रहा है, फील्ड प्रेजेंट है। तो उस सराउंडिंग को बोलते हैं, इस चार्ज का वहां पर फील्ड है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, है ना। मतलब चार्ज का उसके अराउंड में जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अभी मोटा मोटी ये समझिए, है ना। उस स्पेस में जो फील्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। धीरे धीरे डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, अभी ऐसे समझिए। जैसे ग्रेविटेशन अर्थ है, अर्थ का यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है, फील्ड फोर्स लगा रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पर चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को रखेंगे, किसी चार्ज पार्टिकल को, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। और कितने अमाउंट का लगाएगा? F इज इक्वल टू QE लगाता है। ये आगे धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी चार्ज के सराउंडिंग में, उसके स्पेस में, यहाँ पर चार्ज है, उसके अगल बगल 3D स्ट्रक्चर, मतलब जो स्पेस है उस स्पेस में उसका फील्ड होगा, और उस फील्ड में दूसरे चार्ज को रखेंगे, उस दूसरे चार्ज पर इसका वाला जो फील्ड यहाँ पर है वो फील्ड फोर्स लगाएगा। अब दूसरा चीज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी बताया था जिसका फिजिक्स से लेना देना हो। जैसे आप पढ़ते हैं मास, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, जिस टर्म का फिजिक्स से लेना देना होता है उसको क्या बोलते हैं?
फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और आपके सिलेबस में फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स से मिलता जो फिजिक्स से लेने देने वाला टर्म है, फिजिक्स में इसका यूज है, तो ये फिजिक्स का टर्म है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। और इसको ये वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके कैटेगरी में रखा गया है? वेक्टर के कैटेगरी में रखा गया है। वेक्टर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे कूलम्स लॉ में अभी एफी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। 2 पॉइंट चार्ज को सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करके रखते हैं, तो ये वाला इस पे अगर 5 न्यूटन लगाएगा तो ये वाला भी इस पे इधर 5 न्यूटन लगाएगा, और अगर लाइक चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, तो डायरेक्शन अलग पड़ते हैं और आपका मैग्नीट्यूड अलग पड़ते हैं। वैसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मतलब कोई यहाँ पर चार्ज है, चार्ज का अगल बगल फील्ड होता है, तो वहां पूछा जाएगा इस चार्ज का यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पर कितना फील्ड का अमाउंट है, अमाउंट बता देंगे तो बोलेंगे कि अच्छा ये किस डायरेक्शन में है, क्योंकि उसके पास दोनों चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कहीं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई सोर्स होगा। तो अभी मोटा मोटी समझिए, अगर रेस्ट चार्ज है, चार्ज यहाँ पर रखा गया है, तो अगल बगल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कितना होता है, ये सब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। किस डायरेक्शन में होता है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आप ही कहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड को अलग पढ़ेंगे और डायरेक्शन को अलग पढ़ेंगे। तो अभी इसी में थोड़ा रफ आइडिया पहले ले लेते हैं, तब हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मैं जब इंट्रोडक्शन आपको बताया था, उस समय बोला था कि कहीं पे रेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यही तो पढ़ते हैं, रेस्ट चार्ज है तो अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बात की जाए, पॉइंट चार्ज अगर है, ये पॉइंट चार्ज है और रेस्ट पे है, रेस्ट चार्ज है, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज मूव नहीं करेगा, रेस्ट पर होगा। और ये स्फेरिकल टाइप का बना दिया, जो भी इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगे ऐसे इसे परपेंडिकुलर निकलती है बाहर की तरफ। ये इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसे देखा गया, ये बोला गया कि यहाँ पर कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, पॉइंट चार्ज है, तो इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलते हुए लाइन को दिखा दीजिए कि लगता है कि मतलब इससे निकलता हुआ लाइन को, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन अभी मोटा मोटी समझिए, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं, परपेंडिकुलर इससे निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे। अभी थोड़ा तिरछा बन गया है, मतलब ये परपेंडिकुलर इस सरफेस निकल के बाहर की तरफ जाती है। तो अगर जब पॉजिटिव चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक दूसरे चार्ज को, तो ये तो स्पेस हो गया ना, इस चार्ज का अगल बगल फील्ड है। अभी तो बोले, अब ये बोर्ड पे कैसे दिखाऊं, बोर्ड तो 2D होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। मतलब इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इसका फील्ड होगा, इस चार्ज का फील्ड होगा। ओके, तो अब इसके फील्ड में अभी बोला गया डेफिनेशन में, इसके फील्ड में एक दूसरे चार्ज को रख दिए हैं, मतलब Q0 चार्ज यहाँ पर बोल दिया गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख दिया गया। तो इस चार्ज पे फोर्स भी लगाता है, यहाँ पर जो फील्ड होगा वो फील्ड फोर्स लगाएगा। यहाँ पर फील्ड किसका है, इस वाले चार्ज का यहाँ पर फील्ड है। और फील्ड अभी बोले इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन तो पता चल रहा है कि इधर है, मतलब इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, इधर होगा। और अमाउंट कितना होगा ये बताने के लिए वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। मतलब कहने का मतलब, कहीं पे अगर रेस्ट चार्ज है तो उसके अगल बगल में उसका फील्ड होता है, उसके फील्ड में एक दूसरे चार्ज को जब रखते हैं, दूसरे चार्ज को टेस्ट चार्ज बोलते हैं। सर हर तरफ से फोर्स लगाएगा? नहीं, यहां पर रखेंगे तो अभी बताऊंगा कि किधर लगेगा, मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अभी इतना समझिए, ठीक है।
ये वाला हाँ जो सर। चार्ज है ये अपने सराउंडिंग में फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, उस फील्ड में इसको रखेंगे। जैसे नेताजी लोग हैं, जैसे किसी का इलाका है, जैसे अब बिहार के तो हैं, आप समझ ही रहे हैं कि फलना आदमी का इलाका है, फलना आदमी का इलाका है ना। तो कोई दबंग आदमी है तो कहते हैं ये फलना आदमी का इलाका है, उसके बारे में कुछ आप बोल दिए, उसके इलाका में आप एंटर कर गए तो वो जाएगा नहीं, उसका आदमी आपको डराएगा धमकाएगा, जो भी है, शूट भी कर सकता है। तो वैसे ही है, मतलब इसका यहाँ पर फील्ड है, आदमी प्रेजेंट है, वो इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी लग सकता है, रेडियली आउटवर्ड भी हो सकता है, रेडियली इनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। धीरे धीरे बताऊंगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे, माइनस क्यू नॉट चार्ज प्लेस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अभी दो तीन चीजें हुई कि यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज का फील्ड है, उसके फील्ड में एक चार्ज को रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा। और किधर लगेगा आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो रेडियली आउटवर्ड लगेगा या रेडियली इनवर्ड लगेगा। इस केस में अगर पॉइंट चार्ज का केस है तो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, पूरा डिटेल आपको कैपेसिटर तक अब यही पढ़ना है, ठीक है। अब बात चली कि सर यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज क्या है? किसी दूसरे चार्ज को भी रख सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज को बोला जाता है, जैसे देखिएगा इलेक्शन में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, तो किसी को वोट आता है 1 लाख, किसी को आ जाता है, मान लेते हैं उसकी वाइफ तक वोट नहीं देती है, जैसे 5 गो 4 गो आ गया तो उसका इफेक्ट नहीं होता है ना, उसके इलाके में उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जिसको लाख वोट आया है उसका इफेक्ट होता है ना। तो वैसे ही ये जो टेस्ट चार्ज है, इसका सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो चार्ज प्लेस किए ये क्यू नॉट, तो आप कहेंगे कि इसका भी तो फील्ड होगा सर, तो इसका फील्ड होगा, लेकिन उसके फील्ड को इग्नोर कर देते हैं। ये टेस्ट चार्ज के फील्ड को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस टेस्ट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, मतलब इसका कुछ फील्ड भी होगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। मतलब टेस्ट चार्ज का फील्ड जो होता है इनसिग्निफिकेंट होता है ना, उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा हो गया कि इस चार्ज का फील्ड है, उसके फील्ड में एक चार्ज को रखे हैं, टेस्ट चार्ज को रखे हैं, तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है। ये फोर्स बाहर की तरफ भी लगेगा, अंदर की तरफ भी लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अब चलो, अब यहीं पर एक और चीज है, आज अभी इंट्रोडक्शन है तो ये सब पहले देख लो, तो कल से मैं मान लेते हैं ये आपका क्या है, और रेस्ट पर है, रेस्ट पर है मतलब फिक्स है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, कितने डिस्टेंस पर? मान लेते हैं r डिस्टेंस पर रखा गया है। तो जैसे आप कूलम लॉ में पढ़े हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो फोर्स पर भी बैठा लो। ये वाला चार्ज इस पे इधर f अमाउंट का फोर्स लगाएगा, तो ये वाला भी इस पे लगाएगा, लेकिन ये रेस्ट पर है तो उसको छोड़ दीजिए, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा। ओके चलो, तो ये फोर्स का अमाउंट आप लोग कूलम्स लॉ से पढ़ते हैं ना कितना, अगर मान लेते हैं इनके बीच एयर प्रेजेंट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ये क्यू हो जाएगा, और ये क्या क्यू नॉट होगा, और बटा में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बाई क्या लिख देंगे, क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई क्या हो जाएगा, r²। तो याद रखो, ये इस चार्ज का यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। तो बोला जाता है अगर ये पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² होता है। तो एक और डेफिनेशन बोला जाता है, फोर्स बाई क्या होता है, फोर्स बाई जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर है ना, एफ बाई क्यू को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी बोलते हैं, इसके इसमें अमाउंट बोलो, है ना। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू बाई r²। तो यहाँ से एक और चीज सीखने को मिला कि कोई यहाँ पर रेस्ट चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस पर कितना फील्ड का वैल्यू होगा, इसका यहाँ पर कितना फील्ड का वैल्यू होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² होगा।
और किस डायरेक्शन में होगा, अभी देखे थे कूलम फोर्स से भी, कूलम का जो कंसेप्ट है उससे भी बाहर की तरफ लगेगा। तो अमाउंट इतना होगा और बाहर की तरफ होगा। मतलब कहने का मतलब ये जो रेस्ट चार्ज है इसका यहाँ पर जो फील्ड का अमाउंट होगा इतना होगा और फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। ओके, ये क्लियर है। आज अभी रफ आइडिया लेते चलते हैं। मतलब इसका मतलब एफ बाई क्यू नॉट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका यहाँ पर जो फील्ड का अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, उसको आपको खूब वेक्टर में पढ़ाया हूं, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। एफ बाई क्या है, क्यू नॉट है कि नहीं। तो फोर्स बाई क्या, देखो ऊपर में फोर्स है, नीचे में क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो फोर्स बाई जो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बाई चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अगर इसी में आप क्या करें, वेक्टर का साइन लगा दें ई का, ई के ऊपर में, और एफ तो वेक्टर होता है और क्यू नॉट स्केलर होता है। तो देखो कितना अच्छा चीज आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर होगा, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर हो जाएगा। ओके, अगर तो यही चीज है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एफ बाई क्यू नॉट होगा। अगर मोड की बात करें तो ई का वैल्यू एफ बाई क्यू नॉट होगा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मोटा मोटी ये टर्म देखो कि कहीं पे रेस्ट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर फील्ड का वैल्यू अमाउंट कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। यहीं पर अगर निगेटिव चार्ज रहता तो उसका केस अलग रहता है, उसको भी बताऊंगा। तो अभी जो पढ़ाया मैं इतना चीज बताया कि यहाँ पर अगर रेस्ट चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में उसका फील्ड होता है, उसके फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो इस चार्ज पे फोर्स लगता है, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स का वैल्यू लिख दिया, जैसे कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ते हैं, और यहाँ पर क्यू नॉट बटा में कर दिया, एफ बाई क्यू नॉट को ही अभी मोटा मोटी समझो ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट का कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ओके, तो ये तो थोड़ा रफ आइडिया हुआ, यहाँ पर टाइम थोड़ा सा दिखा रहा है 2 मिनट का, तो यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है।